Hello dear champions, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Fact Classes. So in this video we are going to cover chapter 9 of class 10, some applications of trigonometry. हाँ सही सुना. And one more thing, if you are new on this channel, first of all subscribe this one and share with your friends and family members. So if you did all these things, that come on, let's start now. So first of all we will discuss about that what is its use, कि इसका use क्या है, some applications of trigonometry का. तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई भी सॉरी बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग है या फिर कोई टावर है, ठीक है, तो उसकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए, किसके लिए हाइट मेजरमेंट के लिए. मान लो ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या होगी. बोले सर मैं तो स्केल से भी तो मेजर कर सकता हूँ. हाँ इतना बड़ा स्केल है ना, तो इतना बड़ा स्केल होता नहीं है, ठीक है. हाँ तो कैसे मेजर करोगे. मान लो एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है अपने से कुछ हाइट पे, ठीक है, ज्यादा हाइट नहीं, मीन्स एक टावर या थोड़ा उससे ऊपर मान सकते हो कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है. अब उसकी हाइट कैसे मेजरमेंट करोगे. बोले सर टावर जो है उस पर तो चढ़ के मेजरमेंट कर लेंगे सर, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. अब बताओ हवा में कैसे जाओगे. तो मीन्स अब हेलीकॉप्टर अपने से कितनी हाइट पे उड़ रहा है उसकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए. बोला सर ठीक है, इसका मतलब इसकी हाइट मेजरमेंट के लिए. और दूसरी बात मान लो अब ये हाइट हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर. हाइट हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर. तो यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलोगे, हाइट. और मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है हाइट आपके पास होती है तो यहाँ जहां आप खड़े हो और जहां हॉरिजॉन्टल की क्या आ रही है, हाइट आ रही है, मीन जहां पर पेंडुलर ड्रॉ कर रहा है तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का. अब बात करते हैं इसका बेसिक क्या है. तो इसके बेसिक में दो बातें हैं बस, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. और ये है क्या, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. मानो कि यहां पर एक बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का लड़की, जो आप समझना चाहो अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, थोड़ा खूबसूरत बना दिया है ना, ज्यादा खूबसूरत तो नहीं होगा. हाँ अच्छा है. तो यहाँ पर मान लो कोई लड़की है और यहाँ पर आप हो, ठीक है. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जैसे जब भी आप अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हो, ऐसे खड़े होते हो ना, तब जब भी आप अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हो तो आपकी आंखों से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी आंखों से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं कि ऐसे, ये टेंशन पोजीशन ऐसे होती है अटेंशन पोजीशन. तो आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये आपकी आईज है, क्या आपकी आईज, ठीक है. और अब आपकी आईज जो है इससे जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आपने से बोल दिया कि सर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. अब आपकी आंखें ऊपर टेरिस पे कोई खड़ा हो और वो भी इतना खूबसूरत, तो ऐसे तो है नहीं कि आपकी आंखें ऐसे ही रहेंगी हमेशा. आप अपनी आईज का क्या करवाओगे, मूवमेंट करवाओगे. ऐसे करवाओगे कि नहीं करवाओगे, करवाओगे ना. तो आप अपनी आईज का मूवमेंट करवाओगे. और जब आप अपनी आईज का मूवमेंट करवाओगे तो आपने फर्स्ट क्या देखा, फर्स्ट टाइम देखा किसको, आपने क्या देखा फर्स्ट टाइम, क्या फर्स्ट टाइम, फर्स्ट साइड, फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइड. लव एट फर्स्ट साइड नहीं बोल रहा मैं, लव एट फर्स्ट साइड नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम. क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम. और जैसे आपने इसे देखा, आपकी आईज ये हैं और ऑब्जेक्ट ये है, तो इन दोनों, जैसे आपकी आंखें इस पे गई, जैसे आपकी आंखें इस पे गई, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को जब देखा तो जो लाइन बनेगी आपके पास, ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. तो आपने बोला सर इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट. कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आईज का मूवमेंट करवाते हो तो जो बीच में एक लाइन बनेगी, यहां से जैसे मैं उसको देख रहा हूं तो एक लाइन बन रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट. क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट. बोला सर इनसे क्या मतलब है मेरे को. आपने तो बोला सर इसमें दो ही बातें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. हाँ तो रिमेंबर वन थिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो है उनके बीच में हमेशा क्या बनता है, एंगल बनता है. एंगल, एंगल जो है वो किसके बीच में बनेगा हमेशा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हमेशा क्या बनेगा, एंगल बनेगा. बोले सर इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट है तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. हाँ इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल. तो बोलो सर इस एंगल को बोलोगे क्या. तो जब आप नीचे से कहां देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे से कहां देख रहे हो, ऊपर, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. और एंगल हमेशा किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में. हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने बेसिक को, ठीक है. तो इस एंगल को आपने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. ये बात भी ठीक है, आपने इसे क्या बोलती है, एंगल ऑफ एलिवेशन. बोला सर डिप्रेशन कब बनेगा, तो वो भी देखते हैं. अब मान लो जरूरी थो ना आप हमेशा नीचे रहो और मोहतरमा ऊपर ही रहे, है ना. आपने बहुत मेहनत की है ना, धोखा खाया
और फिर उसके बाद आप आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, कुछ भी बन गए, ठीक है। तो आप इस बार बिल्डिंग पे आ गए या फिर किसी बड़े डेजिग्नेशन पे आ गए, तो इस बार आप टेरिस पे खड़े हो उड़े हुए बालों के साथ, ठीक है, इतने बाल हैं और ये चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल। थोड़ा ज्यादा हैंडसम बना रहा हूं आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। ये कान है आपके, और यहां पर इस बार कोई ऑब्जेक्ट है या फिर किसी, ठीक है कि नहीं? बोला सर ठीक है। अब आपने क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। आप तो कहां गए, टेरिस पे ऊपर, ठीक है, बिल्डिंग के, और ऑब्जेक्ट कहां गया, नीचे। कहां गया, नीचे। तो मींस अब बोला सर मैं ऊपर हूं, तो सर मैं ऊपर ऐसे अटेंशन पोजीशन में ऐसे हूं सर, पहले रिलैक्स मोड में। तो सर मैं मेरी आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन, उसे क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपकी आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को आपने क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दिया। क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बोला सर ठीक है, इसे क्या बोल दिया आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई दिक्कत है? और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कहां हो, टेरिस पे, और आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने आईज का क्या करवाया, मूवमेंट ऐसे नीचे करवाया। अब आप ऊपर से कहां देख रहे हो, नीचे। ऊपर से कहां देख रहे हो, नीचे। अब आपने इसे देखा इतने ऊपर होने के बावजूद, बड़े डेजिग्नेशन होने के बावजूद, और ये आपको भाव नहीं दे, कैसा लगेगा? थोड़ा ऐसा एंजाइटी फील होगी, डिप्रेशन टाइप आ जाएगा कि यार मैं इतना बड़ा बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, और फिर भी मेरे को नहीं देख रहा है, देख रही है। तो आपने क्या किया, थोड़ा डिप्रेशन फील किया। क्या फील किया, डिप्रेशन की, मैं इसे देख रहा हूं और ये मुझे नहीं देख रही है। जैसे ही आपने इसे देखा, जैसे आपने इसे देखा, जैसे ही आपने इसे देखा, क्या देखा, इसे इसे जैसे ही आपने देखा, तो मैंने पहले ही बोला था कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, उसके और आपके बीच में क्या बनेगी, लाइन बनेगी। और उस लाइन को क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट। तो सर इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोल दें, बोल दो। क्या बोल दिया आपने सर, इसे लाइन ऑफ साइट। और बोला सर आपने क्या बोला था अभी कि सर एंगल हमेशा किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो क्या सर यहाँ पर कोई एंगल बनेगा क्या? हाँ, यहाँ पर कोई एंगल बनेगा। मान लो उस एंगल को बोल दिया मैंने थीटा। अब आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हो, बड़े डेजिग्नेशन पे होने के बावजूद किसी को देख रहे हो और आपको कोई भाव नहीं दे, तो क्या फील होगा, डिप्रेशन। तो ऊपर से नीचे देखने पे डिप्रेशन फील होता है, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सर इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने बोला सर अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को भी क्या बोल सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकता हूं क्या? मैंने बोला हाँ। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी आंखों से जस्ट सामने जाने वाली लाइन को क्या बोल दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला सर अब मान लो ये ऊपर देख रही है, इसकी आंखों से जस्ट सामने जाने वाली लाइन को क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। और सर ये कहां देख रही है, मुझे देख रही है। किसे, मुझे। और सर अगर ये मुझे देख रही है तो इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो सर क्या यहाँ पर भी कोई एंगल बनेगा क्या? हाँ। तो नीचे से अगर ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर इसे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक बात बताओ, ये आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन एक तो ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक आई तो ये है और एक आई ये ग्रीन वाली है। अब उसके ऊपर से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को और यहां से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को ऐसे जा रही है और उसकी ऐसे जा रही है। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? बोला है क्या? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट की आई ये है और इसकी आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन की होगी, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है और इसकी आंखों से जस्ट, इसकी आई ये है और इसके जस्ट सामने से जाने वाली लाइन ये होगी, तो दोनों लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों ही लाइन जो आपको क्या लग रही होंगी, पैरेलल लग रही होंगी। क्या लग रही होंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल। अब सर मुझे एक बात बताइए कि जब टू लाइंस पैरेलल होती है और उनके बीच में जेड की शेप बने, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो सर यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर यहाँ पर जेड बन रहा है क्या? देखो जेड बन रहा है क्या? तो आप देखना कि यहाँ पर जेड बन रहा है क्या? तो सर आपने बोला कि सर यहाँ पे तो जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। और यहाँ कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब सर कुछ तो लोचा है, ये दोनों तो इक्वल है सर, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो। अगर सर ऊपर से 30 डिग्री से देख रहे हैं तो इसका मतलब नीचे से भी कितने डिग्री से देख रहे हैं, 30 डिग्री से सुनो। इसका मीन्स ये है कि ये दोनों लाइंस हमेशा क्या होंगी, पैरेलल। और अगर ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो अपन यहां से एक बात बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन
एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो यहां से जैसे मान लो 1 मार्क्स का कोई एमसीक्यू आ जाए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 60, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं किन्हीं भी टू पैरेलल लाइंस के बीच में, और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो पहली बात मेरे को समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होगा, 45 डिग्री का। कोई डाउट है? तो इस चैप्टर में इतना ही बेसिक था। दूसरा बेसिक जो है वो आपके चैप्टर 8 में मैंने कवर करवा दिया है पहले से ही। वो बेसिक है क्या, पापा बोल पापा, क्या बोल, पापा बोल पापा, पापा बोल पापा, हंसते हंसते बोल, पापा बोल पापा, हंसते हंसते बोल। तो पहली बात आपने बोला सर पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन। तो आपने बोला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ ऊपर से काम स्टार्ट हो जाए तो कहां आ जाओ, नीचे। तो ऊपर से काम पूरा हो गया, ठीक है, तो अब कहां जाओ, नीचे। टेन के बाद कोट, कोट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो कितने, 6। पहला साइन, बोलो मेरे साथ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, 6। इसका मतलब साइन का जो फॉर्मूला है वो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ऐसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सर मुझे एक बात पता है कि सर साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक का क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको एक बात और पता है कि सेक थीटा वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक कोई दिक्कत है? दूसरी बात जो है वो आपकी है एंगल टेबल। कौन सी, एंगल टेबल। आप एंगल टेबल मैंने पहले भी चैप्टर 8 में बेसिक्स में बहुत इजी वे में कन्वर्ट आपको बताई थी, उसको अच्छे से देखना उस वीडियो को। और उस एंगल टेबल के बिहार पे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे। तो उस एंगल टेबल को आप अपनी उंगलियों पे याद कर लो, वो भी ट्रिक से। मैंने बताई भी थी ट्रिक, अगर आपको नहीं पता तो एक बार मुझे फिर से कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि आप रोप चढ़ने की कोशिश करा। आपने कभी देखा मार्केट वगैरह में ऐसे 2 रोप्स लगा के ऐसे नीचे से ऐसे एक ऐसे लगा दिया, और ऐसे ये मान लो कोई पोल है और इससे यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया, एक रोप कनेक्ट कर दिया, और दूसरा उसका जो रोप का एंड पॉइंट है वो ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब वो ऐसे चलते हैं एक लकड़ी लेके, इस पे बैलेंस बना के ऐसे, ठीक है। ऐसे चलते ही नहीं चलते, चलते हैं ना। तो ये जो है एक पोल है और ये एक रोप है, यहां से यहां तक क्या एक रोप, और ये पहला जो इस रोप का पॉइंट है वो पोल के टॉप से कनेक्टेड है और दूसरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आगे देखो, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, की ये जो है रस्सी है 20 मीटर। नेक्स्ट, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, कि एक बार तो इसे कहां से स्ट्रेच कर दिया, टाइट कर दिया, वर्टिकल पोल के टॉप से टू द ग्राउंड, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और दूसरा कहां, ग्राउंड पे। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। क्या बतानी है इस पोल की, हाइट। नेक्स्ट, द एंगल मेड बाय द रोप, की विद द ग्राउंड, ये आपके पास रोप है और ये नीचे क्या, ग्राउंड। तो रोप और एंगल, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो इस 30 डिग्री। अब आपको इस पोल की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। क्या बतानी है इस पोल की, हाइट। तो इस क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, कुछ भी फाइंड आउट करना है, पहली साइड वो लेना जो गिवन हो। क्या हो, गिवन। तो पहली साइड वो लेना है जो क्या है, गिवन है। एक बात बताओगे। दूसरी, दूसरी साइड या तो वो लेना जो फाइंड आउट करनी हो। क्या हो, फाइंड आउट करनी हो, दूसरी साइड वो कंसिडर करोगे। पहले कौन सी साइड लोगे, जो आपको गिवन है। दूसरी कौन सी कंसिडर करोगे, जो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर मान लो इनमें से, बोला सर इनमें से दोनों, एक अपने पास फाइंड आउट वाली तो है, गिवन वाली है ही नहीं सर, कुछ गिवन ही नहीं है, केवल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो थर्ड बात, जो तीसरी बात है वो ये है कि तीसरी साइड जो आप लोगे वो साइड या तो क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन साइड। अब इनमें से आप कोई भी दो ले सकते हो। अगर मान लो आपके पास गिवन है और फाइंड आउट करना है तो ये दोनों ले लो। अगर आपके पास गिवन नहीं है, ओनली फाइंड आउट वाली है और कोई एक साइड कॉमन है तो ये ले लो। बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बता रहे हो। क्वेश्चन आएंगे तो पता लग जाएगा। बस आप 3 बातें ध्यान रखो कि पहली साइड वो कंसिडर करोगे जो क्या हो, गिवन हो।
दूसरी कोशिश करना कि जो कौन सी कंसिडर करोगे, जो फाइंड आउट करनी हो, अगर वो नहीं है तो कंसिडर करना किसको, कि कॉमन साइड को, किसको, कॉमन साइड को। तो देखते हैं, पहली बात मैंने बोला पहली साइड वो कंसिडर करनी है जो आपको क्या हो, गिवन। तो पहले देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, गिवन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड रिमेनिंग साइड विल बी बेस। अभी मैंने आपको बोला कि पहली साइड वो कंसिडर करना जो गिवन हो, तो सर इसका मतलब एक साइड तो ये कंसिडर कर लिया मैंने हाइपोटेन्यूज, दूसरी साइड वो कंसिडर करना जो आपको क्या करनी हो, फाइंड आउट। बोले सर फाइंड आउट तो मुझे ये करना है, तो इसका मतलब P और H के बीच में रिलेशन क्या होता है वो बताना है। तो पापा बोल पापा, हंसते हंसते बोल। तो बताओ P और H का रिलेशन है क्या कोई? बोले सर पहला ही रिलेशन इन्हीं का आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने बोला गिवन, आपके पास गिवन है AC इक्वल्स टू कितना है 20 मीटर, फाइंड आउट क्या करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट AB। क्या फाइंड आउट करना है, AB। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो मींस अब आपने बोला कि सर एक तो परपेंडिकुलर को कंसीडर करेंगे, एक हाइपोटेन्यूज को, और इन दोनों का रिलेशन जो है वो साइन थीटा पे आता है। किस पे आता है? साइन थीटा। तो आपने बोला प्रूफ या सॉल्यूशन। तो आपने बोला सर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर थीटा क्यों ले रहे हो? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी एंगल गिवन है। तो सर थीटा को हटाओ, जो एंगल गिवन है वो लो, क्योंकि इसी के भी यहाँ पे तो आपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बताए हैं। तो इस थीटा की जगह क्या लिख दो, 30 डिग्री। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या था, AB। क्या था? AB। यस। हाइपोटेन्यूज क्या थी इसकी? 20। क्या थी? 20। अब बात आ गई कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। जब तक टेबल याद नहीं होगी चैप्टर 9 आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, भूल जाना। हाँ, कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक आपको वैल्यूज लर्न नहीं है। इजी टॉपिक है, दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू और एक बड़ा क्वेश्चन। बहुत इजी है, 15 क्वेश्चन है, 2 दिन में फिनिश। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्या होती है? 1/2 इक्वल्स टू AB अपॉन 20। अब ये जो AB जो है ये किस पे है? डिवाइड में। आप इसको ऊपर लेके आ जाओ, किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। सो आपने बोला 1/2 इंटू 20 इक्वल्स टू AB। तो 2 10 जा 20। तो AB की वैल्यू क्या आ गई? 10। और इसकी कोई यूनिट भी थी क्या? मीटर। तो इसका मतलब मीटर। तो यहां से आपने निकाल दिया, आपके पास रोप जो थी उसकी क्या दे रखी थी? लेंथ। तो आपने बोला कि सर इसकी जो हाइट है वो क्या होगी? 10 मीटर होगी। क्या होगी? 10 मीटर। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? सो लिसन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ब्रेक्स का मतलब होता है टूटना बीच में से कहीं से भी, कि एक तूफान है। स्टॉर्म का मीन्स है तूफान। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। बेंड्स का मतलब होता है झुक जाना। क्या? झुक जाना। ठीक है? तो मान लो एक ट्री है, ऐसे ही एक ट्री है कंप्लीट, यहां से यहां तक ये जो है इस ट्री की हाइट है, और एक बहुत जोर से तूफान आया, स्टॉर्म, और ये जो है यहां से मान लो ये ट्री जो है ना यहां से ये टूट गया बीच में से, और जो टूटने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट था ये क्या होगा? या तो इस साइड गिरेगा या इस साइड गिरेगा, बैंड होगा। गिरने का मतलब या तो इस साइड बैंड होगा, इस साइड बैंड होगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये टूटने के बाद ऐसे बैंड हो गया। क्या हो गया? बैंड। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट, जितना पार्ट टूटा है उतना ही पार्ट क्या होगा? बैंड होगा। अगर मैं बोलूं इसकी हाइट 10 थी, तो जो टूट बैंड हुआ जो पार्ट है उसकी हाइट भी क्या होगी? 10। अगर मैं बोलूं कि ये पहले इसकी हाइट 20 थी, तो बैंड होने के बाद इसकी हाइट भी क्या रहेगी? 20। तो मीन से ऊपर जितना पार्ट टूटा है, यहां से यहां तक इतना पार्ट टूटा है, तो इसकी जितनी हाइट है वही, जिसकी लेंथ है उतनी लेंथ टूटे हुए पार्ट की होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट ऊपर था वही पार्ट टूट के कहां हो रहा है? बैंड हो रहा है। तो कोई डाउट है? नेक्स्ट, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स। तो आपने जितना पढ़ा उसी की एक फिगर बना लेते हैं, आंसर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मान लो ये क्या है? ट्री है। क्या है? ट्री। और इसकी हाइट मैंने बोल दी, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। इज एनी डाउट? नो। ओके। सो आपने बोला कि सर ये एक ट्री हो गया और इसकी हाइट होगी ए बी, एंड किसी ने बोला कि सर यहां से ये पेड़ क्या हो गया? टूट गया, ब्रेक हो गया, और बैंड, ये टूटने के बाद क्या होगा? बैंड होगा। क्या होगा? बैंड। बैंड का मतलब झुक जाना। ठीक है? मींस जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहां हो जाएगा? नीचे झुक जाएगा। सो ये टूटने के बाद ऐसे हो गया, झुक गया, हो गया। और ये टूटने के बाद आगे क्या बोल रहा है? एंड द टॉप टचेस ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कि ये जो ऐसे था, ऐसे ट्री था, ये टूट गया इतना पार्ट, और ये टूटने के बाद बैंड होगा। बैंड होने के बाद जो ये इसका टॉप है, ये तो इसका क्या है? टॉप, और ये इसका क्या है? फुट। तो ये टूटने के बाद बैंड होगा, तो ये जो इसका टॉप है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये इसका टॉप था, और ये टॉप जो है ऐसे टूटा,
टूटने के बाद ऐसे किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को, तो ये वाला जो पॉइंट है ग्राउंड को टच कर रहा है। आगे, ऑन द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इज देयर डाउट? ठीक है। सो किसी ने बोला सर ये पॉइंट सी से टूटा, जहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है उस पॉइंट को बोल दिया डी। इज देयर डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, पक्का समझ में आ रहा है सच में? लिसन, सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो ये ट्री जो है उसके क्या हो गए, फुट हो गए, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और ये जो टॉप है यहाँ पर टच कर रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। सो नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, एज वी ऑल नो दैट हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी, की जो ट्री है उसकी हाइट क्या है, ए बी। सो लिसन, व्हाट वी हैव गिवन, we have given BD equals to 8 meter. Say so no, and we have to find out what we have to find out. We have to find out. We have to find out AB. क्या find out करना है, AB. So now solution. As we all know that the height of the tree is AB. Height of the tree is AB. So height of the tree is AB. And we can write AB equals to AC plus BC. अगर आपको AB निकालना है तो आप पहले AC निकाल लीजिए, फिर क्या निकाल लीजिए, BC, और इसको दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड। सो AC प्लस BC। से सो नो, बोलो कोई डाउट है क्या? अगर आपको ए बी चाहिए तो आप पहले ए सी निकालो, फिर क्या निकालो, बी सी निकालो। आपके पास किसकी हाइट आ जाएगी, ट्री की हाइट आ जाएगी, ए बी। आएगी कि नहीं आएगी? किसी ने बोला सर कि ये जो ऊपर वाला जो ए सी पार्ट है, ये पार्ट तो सर टूट गया, और टूटने के पार्ट से ये कहां गया, नीचे आ गया, बैंड हो गया। इसका मतलब जितना एसी है उतना ही कौन है, सीडी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट टूटकर, ये जो पार्ट टूट रहा है वही क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। इट मींस वी नो दैट, क्या जानते हो आप लोग? कुछ नहीं, नहीं, AC इक्वल्स टू CD, एंड द रीजन इज बिकॉज द ब्रोकन पार्ट इज क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। ब्रोकन पार्ट क्या हो रहा है, बैंड। सो दैट्स व्हाई AC इक्वल्स टू CD। नाउ वी कैन रीराइट द फॉलोइंग इक्वेशन लाइक AB इक्वल्स टू, ऑन द प्लेस ऑफ AC वी कैन राइट CD plus BC। So this is the equation number 1. This is the equation number 1. And in earlier question I told you that just we have 3 sides. Listen, in 2 sides, the first one is common and the second one is given. तो आपके पास या कॉमन होगी साइड होगी या फिर गिवन साइड होगी, इन दोनों में से कोई एक साइड चूज करना है। या तो कॉमन होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, गिवन। तो अपने पास कुछ कॉमन तो यहाँ पर कोई वर्ड आया नहीं है, क्योंकि 2 ट्रायंगल नहीं बने, 2 ट्रायंगल बनेंगे तब सोचेंगे कॉमन। तो यहाँ पर ट्रायंगल एक ही है, इसका मतलब कॉमन का तो कोई सीन नहीं है। इट मींस एक साइड तो आपको कौन सी चूज करनी है, जो गिवन है। एंड द सेकंड विल बी ऑलवेज फाइंड आउट। कौन सी? फाइंड आउट। जो आपको फाइंड आउट करनी है वही आपकी सेकंड साइड होगी। सो जो आपको चूज करनी है। सो लिसन, एज वी ऑल नो द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, द साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड विल बी इट्स बेस। से सो नो। तो अभी आपको बोला कि कॉमन है नहीं, तो गिवन लेना है और एक क्या लेना है, फाइंड आउट लेना है। सो द गिवन साइड इज बेस बिकॉज आपके पास 8 मीटर है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट आपको एक बार CD निकालना है और एक बार BC निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको फाइंड आउट करना चाहते हो, जिसको करना चाहो, किसको, CD को कर लो। सो ओके, सो गिवन इज बेस एंड फाइंड आउट इज हाइपोटेन्यूज। सो एज वी ऑल नो, पापा बोल, पापा हंसते हंसते बोल, से सो नो। सो बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या है, बोलो। बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज कोस, साइन कोस। कोई बोलेगा सर सेक भी तो ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले सकते हो, आपकी मर्जी पूरी पूरी, ठीक है। कोस लो, सेक लो, ठीक। सो इन ट्रायंगल CBD, in triangle CBD, first of all we wants to find out its CD, ठीक है। सो आपने बोला क्या लो, cos, so cos and the angle is 30 degree, cos 30 degree। as we all know that cos is base upon hypotenuse, and what is the base, base is BD, and hypotenuse is CD। yes or no? Okay, what is the value of cos 30? as we all know that the value of cos 30 is, बोलो, √3/2 equals to, what is the value of BD? What is the value of BD? 8। and what is the value of CD? CD अपने को find out करना है। do it cross multiply fast। so 8 to जा 16 and √3 into CD, √3 into CD equals to 16। yes or no? as we all know that √3 and CD are in multiply, so we have to find out the value of CD। तो आपको √3 इधर नहीं चाहिए, then we have to do it transposing। क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है। so इधर मल्टीप्लाई में सब जाएगा डिवाइड में। so CD equals to 16 अपॉन √3। एज वी ऑल नो दैट कोई साइड है, कोई लेंथ है, उसकी कोई ना कोई यूनिट भी होती है, तो इसके आगे लगा दिया मैंने मीटर। तो आपने क्या निकाल लिया, CD। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स BC। सो सेम वी हैव टू टेक द ट्रायंगल CBD। सो इन ट्रायंगल CBD, now what we have to find out, we have to find out BC।
So BC is perpendicular and the given side is base. Given side is base. So we have to take a relation between perpendicular and base, and sine cos tan, and the relation is perpendicular upon base is tan theta. क्या आएगा? tan. So tan and the angle is 30 degree. So tan 30 degree equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular? BC. BC. And what is its base? BD. So we can say what is the value of tan 30? 1 by root 3 equals to what is the value of BC? What is the value of BC? We have to find out. So we don't have the value of BC. And what is the value of BD? The value of BD is 8. So do cross multiply. ठीक है, तो 8 बन जा 8. So we can say BC बचेगा उस साइड में. So BC equals to 8 upon root 3. एंड वी ऑल नो दैट कोई साइड है, कोई लेंथ, उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है, और वो आपके पास मीटर है, तो यहाँ पर मीटर मेंशन कर दीजिए. नाउ बोला सर आपने CD निकाल लिया, BC निकाल लिया, बट हमें तो ये नहीं चाहिए था. वी वांट AB, द हाइट ऑफ द ट्री. सो अगर आप CD और BC दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? AB की, द हाइट ऑफ द ट्री. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? देखो AB की जगह AB इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD? 16 by root 3. 16 by root 3 plus what is the value of BC? 8 by root 3. And remember one thing, whenever you are taking LCM and the denominator is same, denominator same है, और जब भी आप LCM ले रहे हो तो आप denominator को ऐसा कैसा लिख दीजिए, है ना, और ऊपर वाली जो टर्म है उन दोनों को ऐड करके, अगर ऐड है तो ऐड, माइनस है तो माइनस. सो 16 plus 8, 16 plus 8 will be 24. So 24 by root 3. कोई डाउट है? एंड वी ऑल नो दैट व्हेनेवर वी डोंट कंसीडर द नेगेटिव साइन एंड स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर, कि अपन डिनोमिनेटर में ना तो नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं, ना ही स्क्वायर रूट को कंसीडर करते हैं. सो करना क्या है? करना कुछ नहीं है. सो जस्ट वी हैव टू टेक रेशनलाइज. वी हैव टू डू रेशनलाइज. रेशनलाइज किसको? द डिनोमिनेटर. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को क्या कर दो? रेशनलाइज. सो AB इक्वल्स टू 24 अपॉन रूट 3. सो रूट 3 इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? रूट 3 अपॉन रूट 3. सो देखो रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3. से सुनो 24 रूट 3. अब बोले सर मेरे को 3 की टेबल आती है. बोलो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24. से सुनो. सो AB इक्वल्स टू 8 रूट 3 and its unit meter. So the height of the tree is 8 root 3 meter and this is the desired answer what we need. से सुनो, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कितनी स्लाइड्स लगानी है? उसको 2 स्लाइड्स लगानी है. तिसलन पट्टी जो होती है ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ से आप बैठोगे तो यहाँ तीसरी ऐसे ऐसे, ठीक है, उसे बोलते हैं स्लाइड्स. पता था? तो वापस नहीं बता सकता मैं, पता था. सो 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. एक पार्क में बच्चों के लिए खेलने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स लगानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स. एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए. सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आंसर गिवन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्लाइड्स. ठीक है, पहले किसके लिए? फॉर द एज, फॉर बिलो 5 इयर्स. 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए आपको क्या लगानी है? स्लाइड्स लगानी है. ठीक है. सो सी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर. कि आपको एक ऐसी स्लाइड लगानी है जिसकी हाइट क्या? 1.5 मीटर. हाइट का मींस परपेंडिकुलर. सो मान लो आपने एक ऐसा एक हाइट ले लिया और इसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर. बिकॉज अपने पास गिवन है हाइट इज 1.5 मीटर, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया इसकी हाइट क्या है? 1. सो ब्लू से मेंशन कर देता हूं ना, 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. ठीक है. और ये इसका क्या है? टॉप. और ये इसका क्या है? बॉटम. अब स्लाइड तो ऐसी नहीं होती है, स्लाइड तो ऐसी होती है. तो मान लो यहां पर आपने इसके साथ क्या इंक्लूड कर दी? स्लाइड इंक्लूड कर दी, और आपने इसे बोल दिया ABC. नेक्स्ट, जितना बोला उतना अपने कर दिया. नेक्स्ट, एंड इज इंक्लाइंड. इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका होना. क्या? झुका होना ऐसे. ठीक है. तो एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे. अब ये कितने डिग्री के एंगल पे इसके साथ इंक्लाइंड है? 30 डिग्री के. कोई डाउट है? नेक्स्ट, टू द ग्राउंड. वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन. अब बड़े वाले बच्चों के लिए भी लगाना है. ये तो किसके लिए था? फॉर बिलो 5 इयर्स, फॉर द एज बिलो 5 इयर्स. फॉर द नेक्स्ट, फॉर एल्डर चिल्ड्रन. ठीक है, यहां पर लिख देता हूं फॉर एल्डर चिल्ड्रन. ठीक है. सो लिसन, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप
स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड लगानी है वो 3 मीटर, क्या 3 मीटर, ठीक है। सो मान लो यहां पर आपने एक स्लाइड लगा ली और इसकी हाइट क्या है, ये होगी 3 मीटर, इसकी हाइट क्या होगी 3 मीटर। सो हाइट ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। और अब ये तो क्या होगी, ये तो हाइट है, स्लाइड की बात कर रहा है, तो आपने बोला कि सर स्लाइड तो ऐसे लगेगी, लगा दी स्लाइड, तो इसकी हाइट तो क्या है 3 मीटर, और इस ट्रायंगल को बोलते हो पी क्यू आर, सी एस ओ नो। नेक्स्ट ये क्या होगी स्लाइड, और इधर ये क्या होगी स्लाइड। सो नेक्स्ट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो स्लाइड है ये कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब हाँ 60 डिग्री। सो टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, कि जो आपके पास दोनों केस है, इन दोनों केस में ही स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, दोनों केस में ही स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। जस्ट इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसी एंड पीआर। क्या निकालना है, एसी और पीआर। सो फाइंड आउट एसी और पीआर, सी एस ओ नो। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट एसी एंड पीआर। सो अभी आपको बताया था कि आपको कॉमन और गिवन में क्या एक चूज करना है, तो कॉमन दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, तो कॉमन तो कुछ होना नहीं, गिवन तो एक तो आपने चूज कर लिया गिवन। एंड द सेकंड व्हाट वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, जो आपको फाइंड आउट करना है वही आपको चूज करना है। इज देयर एनी डाउट? सो लिसन, बोला सर पता कैसे लगेगा। सो देखो एज वी ऑल नो द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड विल बी इट्स बेस। तो अभी आप मान लो केवल ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हो पी ए बी सी, और इसमें आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है एसी। what we have to find out AC, the length of the slide, and what we have given AB. So it means perpendicular and hypotenuse, and the relation between the perpendicular and hypotenuse is sine, क्या sine। बोला सर कोसेक भी तो हो सकता है, कोसेक ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो लो, साइन कोसेक, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, first of all I am taking sine, and what is the angle, the angle is 30 degrees, so sine 30 equals to perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular? AB. So the perpendicular is AB, and what is the hypotenuse? AC. Is there any doubt? So what is the value of sine 30? So the value of the sine 30 is 1 by 2. That's why AB. What is the value of AB? 1.5. And what is the value of AC? We have to find out. So just we have to do cross multiply. ज़्यादा स्पीड होगी क्या? अच्छा धीरे बोल देता हूँ. So we have to do cross multiply. Cross multiply. AC बन जा AC equals to 1.5 to जा 3. So 3. And as we all know that the length should be have its unit. तो इसकी unit क्या है मीटर. So इसका मतलब एक बात तो पता लग गई कि जो छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सो 3 मीटर, क्या होनी चाहिए 3 मीटर। वैसे बड़े वाले बच्चों के लिए निकालो हाँ लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। सो अब देखो एक बात बताना, जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू आर, तो आप मेंशन करोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एज वी ऑल नो द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, the side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be base. What we have given, 3 meter and that is perpendicular, and what we have to find out hypotenuse. So there should be a relation between the perpendicular and hypotenuse, and it will be sine. So sine the angle is 60 डिग्री, साइन थीटा बोलते हैं ना, साइन ए साइन बी साइन थीटा, तो मैंने साइन की जगह साइन मेंशन कर दिया, आगे आपको मेंशन करना है एंगल। सो द एंगल इज 60 डिग्री perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular? The perpendicular is PQ and the hypotenuse is PR. So what is the value of sin 60 degree? बोलो बोलो root 3 by 2. Okay, so root 3 by 2 equals to what is the value of PQ? 3. What is the value of PR? We have to find out. अब आपने बोला कि सर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो। सो देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। सो रूट 3 इंटू पी आर, रूट 3 इंटू पी आर इक्वल्स टू 3 टू जा 6। बोला सर अभी अपने को तो पी आर निकालना था, ये इधर मल्टीप्लाई में ऐसे ट्रांसपोजिंग करेंगे, किसमें चला जाएगा डिवाइड में। वेरी गुड। सो पी आर इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट 3। और बोला सर अभी आपने एक बात बोली थी दैट वी डिडंट कंसीडर नेगेटिव साइन एंड द स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर, कि अपन डिनोमिनेटर में ना तो नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे ना ही स्क्वायर रूट को, तो इसका क्या कर दो रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 से। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 3। सो पी आर इक्वल्स टू 6 रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से किया 3, सो 3 बन जा 3, 3 टू जा 6। सो आपके पास पी आर क्या आ गया, सो पी आर इज 2 रूट 3 मीटर।
and that we have to find out. So this is the length of the slide for the elder children's below the above the age of 5 years. कि बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ 2√3 होनी चाहिए और छोटे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 3 मीटर. समझ में आया? Got it? Okay. So one more thing, if you like this video, then first of all share with your friends and family members and ask them to subscribe this channel. And thank you and have a nice day to all of you. Bye.